नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान के चैप्टर ठोस अवस्था के पार्ट 6 को। और ये वाला पार्ट जो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, यानी कि इस पार्ट के बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा ठोसों में विद्युतीय गुण, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चालक और विद्युत रोधी। इसके बाद अगला जो पॉइंट होगा वो होगा ठोसों में चुंबकीय गुण, जिसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लौह चुंबकत्व, प्रतिलौह चुंबकत्व और फेरी चुंबकत्व। तो इतने सारे पॉइंटों को आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए करते हैं इन सभी को स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ठोसों में विद्युतीय गुण। अब विद्युतीय गुण क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, किसी ठोस का विद्युत के प्रति जो व्यवहार होता है उसे हम लोग कहते हैं विद्युतीय गुण। अब आप पिछली कक्षाओं में बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं कि विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस 3 प्रकार के होते हैं: चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक। ये 3 प्रकार के होते हैं। और इसकी एक सिंपल सामान्य सी व्यवहारिक परिभाषा भी आपने पढ़ा होगा कि जिसमें विद्युत धारा बहुत अधिक मात्रा में प्रवाहित होती है उन सबको हम लोग चालक कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे विद्युत रोधी कहते हैं, और जिसमें थोड़ी बहुत विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। लेकिन ये परिभाषाएं व्यवहारिक हैं, तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा इसको मॉडिफाई यानी साइंटिफिक रूप से एक्यूरेट पढ़ने वाले हैं कि एक्यूरेट में हम लोग किसे कहेंगे विद्युत रोधी, किसे कहेंगे अर्धचालक और किसे कहेंगे चालक। यानी कि एक मात्रात्मक रूप से हम इनका निर्धारण करने वाले हैं। तो इनका मात्रात्मक रूप से हम इनका निर्धारण कैसे करते हैं? तो इनका निर्धारण हम लोग करते हैं चालकता के आधार पर। चालकता के आधार पर अब देखिए, चालकता के आधार पर क्या बताया गया है? चालकता के आधार पर भी बताया गया है कि जो ठोस होंगे वो 3 प्रकार के होंगे: चालक, दूसरा होगा अर्धचालक और तीसरा होगा विद्युत रोधी। विद्युत रोधी इंग्लिश में इसे आप कंडक्टर कहते हैं, इसे सेमी कंडक्टर और इसे इंसुलेटर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ चालकता के आधार पर कैसे इसको हम लोग मानते हैं कि कौन ठोस चालक है, कौन अर्धचालक है, कौन विद्युत रोधी है। तो सिंपल ऐसा माना जाता है यहाँ पर कि ऐसे सभी ठोस जिनकी चालकता 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। यहाँ 10⁴ से लेकर 10⁻7 के बीच में चालकता जिन भी ठोसों की होती है वे सब के सब कहलाते हैं चालक, और उस पर विद्युत धारा बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रवाहित होती है। अब यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर यह बताया गया है कि जिनकी चालकता 10⁻⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होती है, वे सभी के सभी कहलाते हैं अर्धचालक। और लास्ट में बोला गया है कि जिनकी चालकता 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेकर 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच में होती है, वे सभी कहलाते हैं विद्युत रोधी। यानी इसकी चालकता बहुत ज्यादा कम होती है, इसकी सबसे अधिक होती है और इनकी देखिए बीच में होती है। तो ये तो हो गया चालकता के रूप में, यानी किसी ठोस की चालकता मापिए और उनके आधार पर चालकता का जो भी मान है आप उससे डिफाइन कर सकते हैं कि ये चालक है, अर्धचालक है या विद्युत रोधी। यानी एक प्रकार का ये विद्युतीय गुण का मात्रात्मक निर्धारण है। अब आगे चलते हैं, हम लोग अगला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि आखिर कोई भी ठोस जो होता है वो चालक क्यों होता है, या अर्धचालक क्यों होता है, या विद्युत रोधी क्या होता है, क्या उसके पीछे लॉजिक क्या है, यानी क्यों होता है। तो उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको यहाँ पर पढ़ना है, और वो सिद्धांत जो है वो आपका सिद्धांत है बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत। अब देखिए
बैंड सिद्धांत पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि ठोसों में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो ठोसों में विद्युत जो धारा प्रवाहित होने के यानी कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसके लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप जानते हैं कि विद्युत धारा कहीं भी प्रवाह होता है तो वो होता है आवेश का प्रवाह, और आवेश कहीं तभी प्रभावित होगी जब कोई आवेश वहां पर पहले से आवेशित कण हो जो उसका वहन कर सके। यानी कि कहीं भी विद्युत धारा प्रवाहित तभी होगी जब कोई विद्युत वाहक का काम करे, और विद्युत वाहक वही कर सकता है कार्य जो उससे ऊपर खुद का हो आवेश। तो आप जानते हैं आवेश केवल दो ही लोगों के पास होता है, या तो इलेक्ट्रॉन के पास होगा या तो आयनों के पास। आयनों में धनायन हो सकते हैं, ऋणायन हो सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं ठोसों के अंदर धनायन ऋणायन मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं, ये पदे होते हैं। जैसे अगर हमने कहीं ले लिया NaCl, अब आप कहेंगे कि NaCl में प्लस माइनस तो है तो विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है। ठोस अवस्था में ये नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर प्लस माइनस तो है, लेकिन वो इतनी मजबूती से बंधे हैं कि वो हिल ही डुल नहीं सकते, और जब वो हिल डुल नहीं सकते अपने स्थान से तो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते। हाँ, इसको अगर हम जल में घोल दे, विलयन बना दे, तब ये धनायन ऋणायन मुक्त हो जाएंगे। वैसे समय में उनका जलीय विलयन जो होगा विद्युत धारा को प्रवाहित करेगा। लेकिन हम बात करें ठोस की, तो ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेंगे। ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह केवल करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इलेक्ट्रॉन। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से होगा, गति करने में सक्षम होगा, जिसमें भी गति करने में सक्षम होगा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो वही हम लोग देख लेते हैं बैंड सिद्धांत के आधार पर कि किसमें जो है कि विद्युत, किसमें इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है। जिसमें आसानी से गति करेगा, जितना आसानी से गति करेगा उसमें उतना ही ज्यादा जो है विद्युतीय गुण ज्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं बैंड सिद्धांत है क्या। तो कक्षा 11 में आपका एक चैप्टर था रासायनिक आबंधन नाम का, एक चैप्टर था रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना के नाम से। तो उस रासायनिक आबंधन वाले चैप्टर में आपने एक सिद्धांत पढ़ा था, बहुत ही आधुनिक सिद्धांत पढ़ा था लास्ट में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसे हम लोग कक्षक सिद्धांत या ऑर्बिटल भी थ्योरी कहते थे। तो आपने पढ़ा था वहां पर। अगर नहीं पढ़ा है तो वहां जाकर एक बार आप पढ़ लीजिएगा, और हम क्लास 11 पढ़ाएंगे तो हम वहां अच्छे से समझा देंगे। फिलहाल हमने अभी वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी हम आपको पढ़ा देंगे वो कुछ दिन बाद। तो वो सिद्धांत आपने जरूर पढ़ा होगा। थोड़ा सा हम हिंट देते हैं, देखिए वो कुछ इस टाइप का सिद्धांत था। उस सिद्धांत में बताया गया था कि जब परमाणु आपस में परमाणु होते हैं तो परमाणु के अंदर होता है जो है परमाणविक कक्षक। परमाणु के अंदर होता है परमाणविक कक्षक, और ये परमाणविक कक्षक जो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। ये जब परमाणविक कक्षक यानी परमाणु जब पास पास आते हैं और जुड़ते हैं तो इन परमाणुओं कक्षकों के द्वारा ढेर सारा बन जाता है आणविक कक्षक। ये बन जाता है आणविक कक्षक। कुछ इस टाइप का डायग्राम आपने देखा होगा तो आपको आणविक कक्षक सिद्धांत समझ में आ जाएगा। और इसमें पढ़ा था कि इन्हीं जो होते हैं, इन जो आपके परमाणविक कक्षक होते हैं, जब ये आपस में मिल जाते हैं आणविक कक्षक बन जाते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन इन्हीं आणविक कक्षकों में रहते हैं। इन्हीं आणविक कक्षकों में इनके इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इस तरह जितने भी आपके परमाणु है वो आणविक कक्षकों के रूप में परमाणविक कक्षक है, वो आणविक कक्षकों का निर्माण करके उसी में अपने इलेक्ट्रॉनों को रख देते हैं, और इसी रूप में ये कहीं पर भी रहते हैं। अब सिंपल सी बात है, जब ठोस होगा तो ठोस में यही वाला सिद्धांत आणविक कक्षक सिद्धांत लगेगा, और ढेर सारे ऐसे ही आणविक कक्षक आपके बन जाएंगे। अब ये कक्षक होते क्या है? तो आपने पढ़ा था कि कक्षक ऊर्जा का लेवल होता है, यानी ऐसा नहीं है कि परमाणु के अंदर या अणु के अंदर कोई डब्बा है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो ऊर्जा का एक लेवल है कि ये ऊर्जा का लेवल है और इस ऊर्जा के लेवल में इतने ऊर्जा के लेवल वाले इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो वैसे वैसे सभी रहेंगे। तो अब देखिए ये ऊर्जा का लेवल है। अब कोई भी ठोस होगा तो उसमें ऐसा तो नहीं कि दो ही परमाणु होंगे या दो ही आणविक कक्षक होगा, उसमें लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में होगी। यानी इसी जैसे इसके बगल में सेम इतने ही ऊर्जा का कोई और भी रहेगा, इतने ही ऊर्जा का इसके बगल में और भी होंगे, ढेर सारे होंगे, इसके इसी ऊर्जा के बराबर ढेर सारे होंगे। तो जब समान ऊर्जा के ढेर सारे आणविक कक्षक होते हैं तो आपस में वो जो है अति व्यापित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। एक तरह से कहिए कि मिलकर एक हो जाते हैं, और मिलकर एक मतलब एक है, सबकी ऊर्जा बराबर है तो इस कारण सबकी ऊर्जा बराबर पास पास है तो ये मिलकर एक ही ऊर्जा का स्तर बना लेते हैं। और इन्हीं ऊर्जा के स्तरों को हम लोग कहते हैं, ये ऊर्जा की जो पट्टी बनती है इसको हम लोग कहते हैं बैंड। ये आपका कहलाता है बैंड। यहाँ एक बैंड बनेगा, यहाँ एक बैंड बनेगा, इसके ऊपर एक बैंड बनेगा, ऐसे तमाम बैंड बनते जाएंगे। जहां तक इलेक्ट्रॉन होगा वहां तक इलेक्ट्रॉन वाला बैंड बनेगा, जहां इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा उसके ऊपर भी बैंड रहेंगे। खाली बैंड भी होते हैं, जरूरी नहीं कि सभी बैंड भरे हुए हैं, और जरूरी नहीं कि सभी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन रहे। कुछ आणविक कक्षक खाली भी होते हैं, तो वो आणविक कक्षक खाली रहेंगे तो उनका खाली वाला बैंड बनेगा। तो इस प्रकार तमाम बैंड बन जाते हैं। अब देखिए क्या बताया गया है। अब यहाँ बताया गया है कि वे सभी पदार्थ चालक होंगे।
वे सभी पदार्थ चालक होंगे जिनके अंदर इन बैंडों से होकर इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर से उधर आ जा सके। यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से अगर कहीं किसी बैंड के अंदर प्रवाहित हो रहा है आसानी से आ जा रहा है, तो वो सब के सब पदार्थ होंगे चालक, जिनके अंदर ऐसी कंडीशन होगी। और इसके बाद ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन तभी जो है कि प्रवाहित हो सकता है जबकि बैंड जो है वो आधा भरा हो, पूरा भरा न हो, यानी कुछ ही मात्रा में भरा हो। अब सिंपल सी बात है, ध्यान से देख लीजिए, अगर पूरा बैंड भरा रहेगा तो उस बैंड में कहीं जगह नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकता। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया अगर बैंड थोड़ा भरा है या आधा भरा है तो ऐसे समय में वहां पर पर्याप्त मात्रा में जगह रहता है और इसी जगह में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा तो विद्युत धारा भी क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाती है। ऐसी कंडीशन किसमें होती है, चालक में, या जिनमें ऐसी कंडीशन होती है वो क्या कहलाते हैं, चालक। एक और कंडीशन बताई गई कि चालक में एक और चीज होता है कि चालक में जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं यदि वे सभी भरे हुए हैं, यानी कि पूर्ण रूप से भरे हुए, इसमें जिनमें इलेक्ट्रॉन है वो समझ लीजिए सबके सब पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, तो ऐसे में बताया जाता है कि जो चालक होते हैं उसमें जो रिक्त बैंड होता है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं रिक्त मिलेगा ही, तो बताएगा कि जो रिक्त और जो ये पूर्ण भरा हुआ आपका बैंड होता है इनके बीच का अंतराल बहुत ही कम होता है, गैपिंग बहुत ही कम होता है, अत्यंत कम अंतराल होता है, अत्यंत यहाँ पर कम ऊर्जा अंतराल होता है। मतलब इनके ऊर्जा का अंतराल जो होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है। कम ऊर्जा अंतराल होने के कारण ये आपस में अति व्यापित करते हैं, अति व्यापन यानी ओवरलैपिंग कर देते हैं, आपके भाषा में ये जुड़ जाते हैं। तो जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, अब ये पूरा का पूरा स्पेस इन इलेक्ट्रॉनों को मिल गया, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ ये पूरा जुड़ गए, अब इतना खाली स्थान मिल गया, इसमें इलेक्ट्रॉन आराम से आते जाते हैं। और ऐसे कंडीशन में जब इनको फ्री में जाने का मिल जाएगा तो ऐसे कंडीशन में भी विद्युत धारा का चालन करेंगे। यानी ऐसे कंडीशन में भी ऐसे ठोस जिनमें ये कंडीशन होती है कि ऊर्जा अंतराल कम होता है वो कहलाते हैं चालक, या दूसरे भाषा में चालक के अंदर ये और ये बैंड के बीच की ऊर्जा अंतराल कम होने से वो हो जाते हैं अतिव्यापित। तो सिंपल सी बात है, ये आपने समझ लिया बैंड सिद्धांत के अंदर अंतर्गत चालक कि चालकों में या तो आधे भरे हुए होंगे या तो पूरे भरे हुए, और जो उसके ऊपर खाली उनके बीच का अंतराल इतना कम रहेगा कि वो आपका अतिव्यापन कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर लेंगे, और उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से गति कर सकते हैं और चालकता का गुण प्रदर्शित करेंगे। आगे देखिए, दूसरा बताया गया है कि विद्युत रोधी में क्या होता है। विद्युत रोधी में बताया गया कि जितने भी इस समय जिन जिन बैंडों में इलेक्ट्रॉन होता है वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, यानी कोई भी आपका अर्धपूर्ण भरित जो होता है इलेक्ट्रॉन वाला बैंड नहीं होता है। जितने में इलेक्ट्रॉन जाएंगे सब पूर्ण रूप से भरे होंगे। अब जाहिर सी बात है पूर्ण रूप से भरे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन गति कर ही नहीं सकता। और इसके बाद साथ में ये बताया गया कि हर कुचालकों में यानी विद्युत रोधी में जो इसके ऊपर वाला बैंड रहता है इनके बीच यानी खाली बैंड होता है उनके बीच का ऊर्जा अंतराल जो होता है बहुत ही अधिक होता है। ये बहुत ही अधिक ऊर्जा अंतराल होता है, अधिक ऊर्जा अंतराल होता है। अब अधिक ऊर्जा अंतराल के कारण क्या होता है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसमें जा ही नहीं पाते, ये अतिव्यापित नहीं होता है, जा नहीं पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में न इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाता है न इसमें कर पाता है, जिस कारण विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसी कारण ये कहलाते हैं विद्युत रोधी, या इसे हम लोग कुचालक भी कहते हैं। आगे देखिए, अगला आपका बच गया एक अर्धचालक। तो अर्धचालक में क्या होता है कि ये देखिए ऐसा कुछ होता है कि इस समय जो होते हैं जितने भी जो है जिन जिन बैंडों में इलेक्ट्रॉन होता है वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, यानी कोई अर्धभरित आपका जो है अर्धभरित जो है यहाँ बैंड नहीं होता है। जितने भी यहाँ पर जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन जल जाएगा सब पूर्ण भरित मिलते हैं। तो यहाँ पूर्ण भरित यहाँ पर होते हैं यहाँ बैंड, और इसके बाद जो इसके ऊपर का रिक्त होता है कहीं ना कहीं जाकर रिक्त मिलेगा। तो पूर्ण भरित जो होते हैं नीचे वाले सभी होते हैं कम ऊर्जा वाले, और इसके बाद कहीं ऐसा होता है कि ये आपका जो है रिक्त वाला रहता है। तो रिक्त और ये पूर्ण भरित के बीच, ठीक है, ये पूर्ण भरित की वजह से इसमें तो जा नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन और ये खाली है। तो अब देखिए क्या होता है कि इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है, जो इनके बीच की गैपिंग होती है, वो न तो बहुत ज्यादा होता है न तो बहुत कम होता है, एक मध्यम में होता है। मतलब इतना होता है, मतलब न बहुत ज्यादा होता है न बहुत कम होता है, इतना भी कम नहीं होता है कि आपस में जुड़ के ओवरलैपिंग कर दे, और इतना भी ज्यादा नहीं होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन न जा पाए। यहाँ इतना मध्यम होता है कि ऊर्जा की उपस्थिति में कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पर जा सकते हैं, और जब कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंचते हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन जब इसमें पहुंचते हैं तो इसमें ये गति करते हैं और थोड़ा बहुत ये चालक का गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। इसीलिए हम लोग ऐसे चीजों को कहते हैं अर्धचालक। तो
तो हमें लगता है बैंड सिद्धांत के आधार पर आप अर्धचालक, चालक और विद्युत रोधी को अच्छे से समझ जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं और अर्धचालकों को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि अर्धचालक जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं महत्वपूर्ण। जितने भी आप देखते हैं आजकल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में अर्धचालकों का रोल बहुत बढ़ गया है। समझ लीजिए कि अर्धचालकों के प्रयोग से ही इलेक्ट्रॉनिक जगत में नई क्रांति आ गई है। आप देखेंगे कि तमाम कंप्यूटर हो गया या मोबाइल्स हो गए या तमाम डिवाइस हो गए, उसमें प्लेट लगते हैं। उन प्लेटों में देखेंगे अर्धचालकों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। तो समझ लीजिए कि अर्धचालक कितने महत्वपूर्ण है। तो अब इसे हम लोग थोड़ा सा जो है डिफाइन रूप में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेमी कंडक्टर। अब देखिए अर्धचालक के बारे में अभी आपने देख ही लिया, उसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई। बैंड सिद्धांत के आधार पर या चालकता के आधार पर अर्धचालक क्या होते हैं, और सिंपल आपके भाषा में भी देख लिया कि ऐसा सब कुछ, मतलब ऐसे पदार्थ जिसमें थोड़ी बहुत चालकता होती है उसे हम लोग कहते हैं अर्धचालक। इससे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे इसका बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक एग्जाम्पल है सिलिकॉन, या हम लोग जर्मेनियम ले लिए, या ऐसे तमाम पदार्थ हैं जो अर्धचालक का काम करते हैं। अब देखिए ये अर्धचालक होते हैं, लेकिन शुद्ध रूप में ये जब रहते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक का मतलब कि जब यहाँ पर शुद्ध सिलिकॉन को हम लेंगे तो शुद्ध सिलिकॉन क्या होगा, अर्धचालक का काम करेगा। तो शुद्ध रूप में जब वो अर्धचालक के रूप में उसका प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग नैज अर्धचालक कहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि नैज अर्धचालक जो होते हैं व्यवहारिक रूप से वो प्रयोग लायक नहीं रहते हैं। वो इसलिए प्रयोग लायक नहीं रहते हैं क्योंकि इनकी चालकता बहुत ही कम होती है, बहुत कम होती है। अब इतने कम होने के कारण इनका जो है डायरेक्ट प्रयोग संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो नैज अर्धचालक है इसमें मिलाते हैं अशुद्धि। अशुद्धि मिलाते हैं, या जिसे हम लोग कहते हैं अपमिश्रण। अपमिश्रण करना, इसमें अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि, उसको हम लोग डोपिंग भी कहते हैं। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग भी कहलाती है। तो अशुद्धि मिलाते हैं या उसमें अपमिश्रण करते हैं कुछ बाहरी पदार्थों का। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि इनकी चालकता बढ़ जाए, और इनकी चालकता बढ़ जाएगा तो इनका हम अच्छे से और उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग अशुद्धि मिलाते हैं। अब अशुद्धियां भी हम लोग दो प्रकार से मिलाते हैं। पहला जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां, ये हम लोग मिला सकते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां। और दूसरा हम लोग मिला सकते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां। अब देखिए इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां क्या होती हैं। सिंपल, बहुत ही ज्यादा सरल है। देखिए अभी हम लोग अशुद्धि मिला दें और अशुद्धि मिलाने के वजह से वहां जो भी अर्धचालक है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि। यह अशुद्धि कब उत्पन्न होती है? यह अशुद्धि तब उत्पन्न होती है जब हम लोग जिस वर्ग में है इसके वर्ग के बाद वाले किसी तत्व की अशुद्धि इसमें मिलाएं। जैसे कि सिलिकॉन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये देखिए सिलिकॉन है, चलिए इधर ले ही लेते हैं। सिलिकॉन होता है, इसके अंतिम कक्षा में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक 14 होता है, इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 और अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी हम इसमें क्या करें, फास्फोरस को मिला दें। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, 2, 8 और 5, और इसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब ऐसे किसी पदार्थ को मिलाएंगे जो इसके बाद में फास्फोरस हो गया, तो फास्फोरस को जब मिलाएंगे या इसके नीचे के किसी तत्व को ले लिए जब मिलाएंगे तो ये जब उसमें जाएगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, और वहां पर इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां जो होंगी वो आपका उत्पन्न हो जाएंगी, और इससे चालकता बढ़ जाएगी। कैसे चालकता बढ़ती है? बहुत आसानी से हम आपको अभी समझा रहे हैं। देखिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन की संरचना बना दे रहे हैं। देखिए सिलिकॉन में होता क्या है कि एक सिलिकॉन हो गया, दूसरा सिलिकॉन हो गया, तीसरा सिलिकॉन हो गया, यहाँ पर ढेर सारे सिलिकॉन बनाते हैं। एक 4x4 का फिगर बना देते हैं, या इतना बहुत है। ऐसे देखिए
ये सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन का हम कोई प्लेट लेंगे शुद्ध तो उसमें ऐसा होगा। देखिए सभी सिलिकॉन के अंतिम कक्षा में कितने हैं, 4, तो ये ऐसे तो रहेगा नहीं, अपने अगल बगल वाले से बंद बनाएगा, सहसंयोजी बंद बनाएगा, यानी कि ये इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, उसी तरह यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, उसी तरह इधर भी देगा, इधर देगा, उसी तरह ऊपर भी रहेगा, इस तरह सबके साथ रहेगा। ये देखिए अपना इलेक्ट्रॉन इसको एक दिया है, वो इसको दिया है, फिर यहाँ पर ये दिया है, सहसंयोजी बंद आप जानते होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। तो वही चीज यहाँ होगा कि ये 4 है तो 4 अगल बगल के 4 के साथ साझा करके ये 4 बॉन्ड बनाएगा, तो अंतिम कक्षा में कितने रहेंगे, 8। और इस तरह ये पूरे के पूरे जो होगा अपने पूरे के पूरे जालक में ऐसे ही फैला होगा। तो ये हम जल्दी से यहाँ पर बना दे रहे हैं, आप लोग खुद से ही बनाइएगा तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा, काफी अच्छी चीजें हैं सब। ये देखिए हम पूरा बना दे रहे हैं। ये एक साइड का मिटा देते हैं और नीचे भी नहीं बनाते हैं, इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ पर हर एक सिलिकॉन अगले जो है कि 4 सिलिकॉन के साथ जुड़ा है। अब इसमें देखिए, अब इसमें थोड़ी बहुत चालकता, अब इसमें हमने मिला दिया फास्फोरस, ठीक है, हमको इलेक्ट्रॉन धन या शुद्धि प्रयोग करना है, बनाना है, तो फास्फोरस। अब इसमें देखिए आएगा फास्फोरस। अब फास्फोरस अगर कहीं पर आएगा, जहां जहां मिलाएंगे वहां आएगा, एक जगह हम दिखा दे रहे हैं क्या होगा। फास्फोरस आते ही क्या करेगा, फास्फोरस के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बॉन्ड बनाएंगे, बना ली। लेकिन सोचिए फास्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बच जाएगा अंतिम का। और जब एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो रहेगा कहाँ, अगल बगल इधर कहीं घूमेगा, इधर ही क्या होगा, इधर कहीं इसके बगल बगल छूट जाएगा। अब देखिए, अब ऐसे जहां जहां फास्फोरस होंगे वहां जगह जगह ऐसे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे तो आप जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर सकता है, यानी इनके बीच में जो जालक के बीच में जो स्थान होगा उसमें वो मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ सकता है, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दौड़ने के कारण इसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार इसमें अशुद्धि मिलाएंगे तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी अपमिश्र से चालकता बढ़ गया। और चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई अशुद्धि मिलाने से, इसीलिए इसे कहेंगे कि हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि जो है मिलाया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कि ऐसे अर्धचालक को हम लोग कहते हैं यन प्रकार का अर्धचालक, यन प्रकार का अर्धचालक। अब यन प्रकार का अर्धचालक क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो चालकता बढ़ी है वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण बढ़ी है। अब इस पूरे के पूरे प्लेट को देखा जाए तो किस तरह का व्यवहार होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो क्या होगा, निगेटिवली होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा, ऋण आवेशित होगा। तो यहाँ पर ऋण आवेशित यानी कि निगेटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव आपका प्लेट जो होगा, ये आपका जो भी ठोस होगा अर्धचालक का, ये ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। इसी कारण ऐसे अर्धचालक को हम कहते हैं यन प्रकार का अर्धचालक, यानी निगेटिव प्रकार का अर्धचालक। तो समझ गए होंगे क्यों इन्हें यन प्रकार कहते हैं। दूसरा देखिए इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि कैसे मिलाते हैं, तो देखिए सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा इसी में बता देते हैं तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है, इसी में बता देते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या किया, ये देखिए सिलिकॉन है, फिर से बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन न्यून का मतलब इसके पहले वाला किसी वर्ग का कोई तत्व मिला दिया, ठीक है। जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के पहले वाला कोई मिला दिया, जैसे मान लीजिए हमने बोरान मिला दिया, ठीक है। अब इसमें बोरान मिला दिया। बोरान आप जानते हैं कि बोरान के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होता है। परमाणु क्रमांक बोरान का क्या होता है, 5, तोड़ेंगे 2 और 3, अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। अब जब इसमें बोरान मिला देंगे तो कहीं ना कहीं सिलिकॉन की जगह कौन आ जाएगा, बोरान। अब देखिए बोरान के अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, अब 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो एक इससे बंद बनाएगा, एक इससे बनाएगा, लेकिन इसके बाद तो चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा, और जहां पर इसको होना चाहिए था वहां पर इलेक्ट्रॉन 9 के यहाँ पे एक रिक्ति बन जाएगी, छिद्र बन जाएगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन बोरान की वजह से अब वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां एक छिद्र बन जाएगा। और जब ये छिद्र बन जाएगा तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर छिद्र बनने के कारण अब इस अगल बगल के इलेक्ट्रॉनों को जगह मिल जाएगा इस छिद्र में से गति करने के लिए। यानी आप इधर से विद्युत धारा जब प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, मतलब कहीं से विद्युत धारा प्रोवाइड, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है। छिद्र तो इधर उधर गति कर ही सकता है छिद्र में। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो देखिए यहाँ छिद्र हो जाएगा,
फिर ये इलेक्ट्रॉन इस छिद्र में आ जा सकता है, तो ये छिद्र में जब आएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पर छिद्र चला जाएगा। यानी एक तरह से ये छिद्र अब गति कर सकता है, या कह सकते हैं कि छिद्र में से इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है। और जब ऐसे गति करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो उसमें विद्युत चालकता होगी बढ़ जाएगी और इसकी चालकता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी कि इसमें जो है विद्युत धारा तेजी से प्रवाहित होने लगेगी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये प्रवाहित हो रहा है विद्युत धारा, उसका कारण ये छिद्र है। और ये देखिए छिद्र क्या है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से बना है। तो यानी अगर एक तरह से देखा जाए तो इस छिद्र की क्वालिटी जो है धनात्मक है, पॉजिटिव टाइप के छिद्र है। यानी एक तरह से आपको देखने में लगेगा कि यहाँ पॉजिटिव छिद्र जो है इधर से उधर रन कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पॉजिटिव छिद्र के कारण इसकी चालकता बढ़ी है, यानी इसमें जो है चालकता बढ़ी है, इस अर्धचालक में ढेर सारे पॉजिटिव छिद्र है, इसी कारण इसे हम कहते हैं पी प्रकार का अर्धचालक। यानी कि पी प्रकार यानी पॉजिटिव प्रकार का अर्धचालक या धनात्मक अर्धचालक। तो समझ गए होंगे आप एन और पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं और अशुद्धियां मिला के हम लोग चालकता कैसे बढ़ा देते हैं। अब यही अशुद्धियां मिला के जो हम एन और पी प्रकार का अर्धचालक बनाते हैं, आपको सिंपल बता दें, जो हम लोग डिवाइस यूज करते हैं उनमें हम इन्हीं का यूज करते हैं, शुद्ध वाला यानी नैच का हम लोग प्रयोग नहीं करते। तो ये आपने पूरी तरह से पढ़ लिया और हमें उम्मीद करते हैं कि आप ये अर्धचालक समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, ठोसों में चुंबकीय गुण, यानी विद्युतीय गुण आपका समाप्त हो गया, हम लोग चलते हैं चुंबकीय गुण की ओर। बात करते हैं हम ठोसों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, यानी चुंबकीय गुण की। तो चुंबकीय गुण के आधार पर जो कोई ठोस होता है, कोई भी ठोस जो होते हैं वो चुंबकीय गुण के आधार पर 5 भागों में बांटे गए हैं। तो जितने भी पदार्थ हैं वो चुंबकीय पदार्थ या ठोस चुंबकीय गुण के आधार पर 5 प्रकार के बांटे गए। 5 प्रकार हम यहाँ लिख दे रहे हैं। पहला हम लोग लिखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा जो होता है वो होता है प्रतिचुंबकीय, पदार्थ। तीसरा जो होता है वो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ। चौथा जो होता है वो होता है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। और पांचवा जो होता है वो होता है फेरी चुंबकीय पदार्थ। यानी ये 5 प्रकार के चुंबकीय गुण ठोसों या पदार्थों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से चुंबकीय गुण हैं। अब चुंबकीय गुण देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ठोसों में चुंबकीय गुण आते कैसे हैं। तो ठोसों में चुंबकीय गुण आने का जो कारण है वो है इलेक्ट्रॉन की गति। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन कैसा है, आवेशित कण है। और आप जानते हैं जब किसी परमाणु के अंदर या कहीं पर भी जब इलेक्ट्रॉन रहता है परमाणु या अणु के अंदर, तो वो गति करता है। 2 तरह से गति करता है, एक तो ये अपने अक्ष पर गति करेगा, यहाँ अपने अक्ष पर गति करता है। दूसरा एक कक्षीय गति करता है, यानी कि ये बीच में नाभिक के इसके चारों ओर भी गति करता है। यानी 2 तरह से, एक स्पिन करता है, जैसे बॉल है एक स्पिन कर रही है। जैसे सिंपल इसको समझिए, पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, साथ में सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो सेम इलेक्ट्रॉन भी वही करता है कि अपने अक्ष पर घूमता है और यहाँ कक्षीय गति भी करता है। अब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन कैसा, आवेशित कण। और आपको पता है कि आवेशित कण अगर कहीं भी गति करेगा तो जाहिर सी बात है वो कौन सा गुण उत्पन्न करेगा, चुंबकीय गुण, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और इसी कारण, इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। इलेक्ट्रॉन की यहाँ गति से उत्पन्न होता है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, जो कि इलेक्ट्रॉन के गति के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसकी प्रबलता का मात्रक होता है। या एक तरह से ये आपका जो है, ये चुंबकीय ऐसे होगा, ठीक है। एक तरह से ये क्या होता है कि मतलब कहां पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसी को ये मापता है। तो ये जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ये किसी ठोस के अंदर बताता है कि इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर कितना जो है चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ है। इसका मात्रक देखिए क्या होता है, इसका मात्रक होता है बोर मैग्नेटॉन, जिसे हम लोग बीएम से प्रस्तुत करते हैं और इसे कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। इसका मात्रक होता है बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो आप पहले ही सुन चुके होंगे और ये आप लोग जो है इसको जानते भी होंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है। इसका सूत्र होता है जो है यहाँ चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर यहाँ होता है n
और अंडर रूट n होता है और यहाँ n+2 होता है। तो इस सूत्र द्वारा आप निकालते। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर ये तो जान लिए कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो है कि किसी के अंदर जो है चुंबकीय गुण होता है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय गुण कैसे कैसे होते हैं। तो पहला देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो ऐसे सभी पदार्थ जिनके अंदर एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको जब चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा हल्का सा आकर्षित होते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो है दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। और जब दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं अनुचुंबकीय, यानी एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो चुंबकीय क्षेत्र उसको खींचता है। कोई भी आपका चुंबकीय क्षेत्र रहेगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होंगे और उन्हें कहेंगे अनुचुंबकीय। तो जितने भी पदार्थ हैं आप देख लीजिए, उनको लिखिए। जैसे अगर हमने ले लिया यहाँ पर कुछ भी सोडियम ले लिया तो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका अनुचुंबकीय है। ठीक है, यहाँ सोडियम ले लिए हमने, ठीक है, और इसके बाद मान लीजिए कि हमने पोटेशियम ले लिया या हमने स्कैंडियम ले लिया। ऐसे तमाम पदार्थ ले सकते हैं जो आपका अनुचुंबकीय होते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, O2। इसको भी याद रखिएगा, ये भी है अनुचुंबकीय। कैसे है इसके लिए जाने आप कक्षा 11 में आणविक कक्षक सिद्धांत, वहां पर बताया गया कि ऑक्सीजन क्यों आपका अनुचुंबकीय है। इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब कहलाएंगे अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब किसमें, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा खींचे जाते हैं। दूसरा देखिए प्रतिचुंबकीय क्या होता है। ऐसे सभी पदार्थ जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। युग्मित का मतलब समझ रहे हैं, जोड़े में, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं। जब उनको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा हल्का सा प्रतिकर्षित होते हैं। आकर्षित नहीं होंगे, वो प्रतिकर्षित होंगे, तो हल्का दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होंगे और ऐसे सभी पदार्थ कहलाएंगे प्रतिचुंबकीय, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, जो है आपका इलेक्ट्रॉन जो हो जाए वो युग्मित रहे। देखिए अच्छा, प्रतिचुंबकीय होता क्यों है, आप देखिए यहाँ होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं, देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। आप जानते हैं कि इनके घूमने की दिशाएं अलग अलग होती हैं। तो देखिए ये आपका यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इस इलेक्ट्रॉन द्वारा भी उत्पन्न होगा और इसके द्वारा भी उत्पन्न होगा, लेकिन इसकी दिशा इधर होगी और इसकी दिशा इधर होगी। और आप जानते हैं चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो यहाँ जब ये आपस में इनका हम परिमाण निकालेंगे टोटल, तो ये दोनों के मान तो बराबर होंगे लेकिन दिशाएं अलग होने की वजह से ये एक दूसरे के क्षेत्र को निरस्त कर देंगे। इससे चुंबकीय आघूर्ण का जो मान आएगा आपका परिमाण वो 0 हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। इस कारण यहाँ पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है, यानी कि यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो शून्य हो जाता है। इस कारण ये आपका चुंबकीय जो है क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते और जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ये आकर्षित नहीं होते बल्कि हल्का से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कार्य ये आकर्षित होते थे, तो ये प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया N2 ले लिया, या हमने यहाँ पर आर्गन ले लिया, अक्री गैस, या हमने NaCl ले लिया। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो प्रतिचुंबकीय है। लौह चुंबकीय क्या होता है, तो लौह चुंबकीय हम ऐसे पदार्थों कहते हैं जिसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, और ढेर सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते भी हैं, और इसके साथ साथ जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं। और प्रबलता से केवल आकर्षित ही नहीं होते हैं, बल्कि अगर इनको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी लें तो इसके बाद भी ये स्थायी चुंबक बन जाते हैं, यानी इनको स्थायी चुंबक बनाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेंगे तो इनमें चुंबकीय गुण आ जाएगा, यानी ये खुद ही चुंबक बन जाते हैं। तो ये कहलाते हैं लौह चुंबकीय। अब लौह चुंबकीय क्यों बनते हैं ये भी अच्छे से जान लीजिए। ऐसे पदार्थों में होते क्या है कि लौह चुंबकीय में ढेर सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, इसके साथ साथ लौह चुंबकीय पदार्थों में जो धातु होगा, ठीक है, जो धातु या पदार्थ होता है, धातु पदार्थ जो भी हो, उसमें क्या होते हैं कि उसमें होते हैं वो आयन के रूप में रहते हैं, वो आयन के रूप में रहेंगे। आयन के रूप में सामान्यतः धनायन के रूप में रहते हैं, तो ये आयन के रूप में रहते हैं। और ये जो होते हैं इसमें क्या होते हैं कि इसमें कई आयन मिल जाते हैं, कई या ढेर सारे आयन आपस में एक साथ मिल जाते हैं और मिलकर एक जो है कि ग्रुप बना लेते हैं, आपस में मिल लेते हैं और मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिससे हम लोग डोमेन करते हैं। और ये जो डोमेन होता है, इस डोमेन, हर एक डोमेन का अपना अपना एक अलग चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, या इसमें एक अलग चुंबकीय गुण आ जाता है। ठीक है, ढेर सारे आयन जो होते हैं आपस में वो मिल जाते हैं, मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिससे हम लोग डोमेन कहते हैं। और हर एक डोमेन का अपना अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है।
वहां पर उनके अंदर एक चुंबकीय गुण आ जाता है। अब होता क्या है कि ऐसे समय में जब इनको हम चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं तो ये जितने भी डोमेन बनते हैं, ठीक है, वे सब डोमेन जिधर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे उसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये सब एक ही दिशा में संरेखित हो जाएंगे। जिस अनुसार आपका चुंबकीय क्षेत्र रहेगा उसी अनुसार ये संरेखित हो जाएंगे। और जब ये एक ही दिशा में संरेखित हो जाएंगे, जितने भी डोमेन है, जितने भी डोमेनों का चुंबकीय अपना अपना क्षेत्र है, वो सब एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। ये मान लीजिए सब डोमेन है, ये ढेर सारे आयनों से मिल के एक एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखते हैं तो सब एक ही दिशा में इनके डोमेन काम करते हैं। और जब एक ही दिशा में डोमेन काम करते हैं तो सभी चुंबकीय एक ही दिशा में काम करे तो सबका डोमेन का चुंबकीय गुण जो होता है जुड़ जाता है। और यहाँ एक बहुत ही विशाल जो है कि एक चुंबकीय जो है गुण प्रकट होता है। यानी ये सबका जुड़ के एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, या कह सकते हैं प्रबल यहाँ पर चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है। इस कारण यहाँ से अब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं, फिर भी डोमेन इसी तरह संरेखित होते हैं और संरेखित होने के कारण इसमें एक विशाल चुंबकीय गुण आ जाता है। और चुंबकीय गुण के कारण अब ये स्थायी चुंबक बन जाते हैं। अब कोई भी हम पदार्थ लाते हैं चुंबकीय पदार्थ तो उनको ये आसानी से खींच सकते हैं, यानी एक चुंबक का काम करने लगते हैं। तो उसका रीजन है कि ये इनके अंदर डोमेन बनते हैं और वो एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं। तो ये सिंपल सा बात है। दूसरा देखिए प्रतिलोम चुंबकीय क्या होता है। प्रतिलोम चुंबकीय का मतलब कि इस समय भी डोमेन बनते हैं, इस समय भी ऐसे ढेर सारे डोमेन बनते हैं, लेकिन जब उनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें कुछ डोमेन जो है कि आपका उसमें डोमेन जो है कुछ जो है एक दिशा में काम करने लगते हैं, कुछ दूसरे दिशा में, कुछ एक दिशा में, कुछ दूसरे दिशा में। इस तरह बराबर संख्या में ये क्या होते हैं कि एक दूसरे के विपरीत डोमेन काम करते हैं। इस कारण क्या होता है कि एक ये सबका अलग अलग अपना चुंबकीय क्षेत्र तो होता ही है, लेकिन ये क्या होते हैं कि ये अलग अलग दिशा होने के कारण एक दूसरे का क्षेत्र क्या होते हैं निरस्त कर देते हैं, जिससे इनका जो टोटल चुंबकीय आघूर्ण या टोटल चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो 0 हो जाता है। और 0 होने के कारण इसमें ढेर सारे डोमेन होने के कारण भी इनका जो है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय आघूर्ण जब 0 हो जाता है तो ऐसे सभी पदार्थ जिसमें ये चीज पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्रतिलोम चुंबकीय। और फेरी चुंबकीय क्या होता है। फेरी चुंबकीय हम उन पदार्थों को कहते हैं जिसमें ढेर सारे डोमेन हो, डोमेन ढेर सारे हो, लेकिन उनका चुंबकीय गुण जो हो बहुत थोड़ा सा हो, तो उसे हम कहते हैं फेरी चुंबकीय। इसका रीजन क्या होता है। इसका रीजन होता है कि इसमें जो है कि ढेर सारे डोमेन तो होते हैं लेकिन उनकी दिशाएं असमान रूप से जो है कि बटी रहती है। असमान रूप से मतलब कि कुछ ऊपर काम करेंगे, कुछ नीचे, कुछ एक दिशा में, कुछ दूसरे दिशा में, कुछ एक दिशा में, कुछ दूसरे दिशा में, इस तरह काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनका अधिकतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है चुंबकीय गुण निरस्त हो जाता है और बहुत थोड़ा सा इनके अंदर चुंबकीय गुण बचता है कुछ जो है डोमेनों के कारण। तो इस कारण इन्हें हम लोग कहते हैं फेरी चुंबकीय। यानी कहने का मतलब है डोमेन ढेर सारे हो लेकिन चुंबकीय गुण जो हो बहुत थोड़ा सा हो, तो ऐसे सभी पदार्थ को हम लोग कहते हैं फेरी चुंबकीय। तो इस तरह आपने देख लिया ठोसों में चुंबकीय गुण को भी। तो इस प्रकार जो आपका चैप्टर है वो आपका चैप्टर जो हुआ वो यहीं पर जो होता है समाप्त। चैप्टर भी समाप्त हो गया और वीडियो भी समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये आपका इस चैप्टर का पार्ट 6 था जो यहीं पर समाप्त हो गया, यही आपके लास्ट पॉइंट थे। तो उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर एक नए चैप्टर को। तब तक के लिए धन्यवाद।